आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी बुक से क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट। और सेट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, जैसे सेट क्या होते हैं, सेट से मतलब समुच्चय क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसके दो रूप, एक सारणीबद्ध रूप पढ़ा है और एक समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, सारणीबद्ध रूप या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म पर बोलते हैं। इसके बाद हमने इसमें रिक्त समुच्चय पढ़े, समान समुच्चय पढ़े, परिमित समुच्चय पढ़ा, परिमित, अपरिमित, और उसके बाद हमने पढ़ा था उप समुच्चय। ठीक है, हम इस चैप्टर में इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है, सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ये दो तरीके से हम सेट को डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। फिर रिक्त समुच्चय पढ़ा, समान समुच्चय, और उसके बाद अपरिमित, परिमित भी पढ़ा। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उप समुच्चय किसे कहते हैं, उप समुच्चय कैसे बनते हैं। ठीक, अब हम उप समुच्चय में ही उसका अगला जो भाग है वो क्या है, वास्तविक संख्या और उनके उप समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है और उनके उप समुच्चय। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं पे बात कर ले कि वास्तविक संख्याएं कितनी होती है, किस प्रकार की होती है। हालांकि हमने इसका वीडियो क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है उसमें बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं आर से, रियल नंबर। ठीक है, ये होती है वास्तविक संख्या। अब हम इसको दो हिस्से में आसानी से विभाजित कर सकते हैं। दो हिस्से कौन से, एक तो हम इसको ले लो दशमलव वाले, और एक को हम ले लेते हैं बिना दशमलव। ठीक है, दो तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये कोई हालांकि परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक तरफ दशमलव वाले रखो, एक तरफ बिना दशमलव वाले। तो बिना दशमलव वाले में हमको मालूम है कि सबसे पहले आता है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में मान लो इधर अनंत से आ रहा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इधर भी ये अनंत तक जाता है। ठीक है, और इन्हीं में इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। ये शून्य पूर्णांक। ठीक है, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक तीन हिस्से में डिवाइड हो गए, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे पूर्णांकों को हम दर्शाते हैं z से, तो धनात्मक पूर्णांक को हम दर्शाएंगे z प्लस से, और ऋणात्मक को z माइनस से, जीरो को नहीं गिनते उसमें। ठीक है, शून्य पूर्णांक अगर कहा है तो वो एक ही होता है, जीरो। अब जो धनात्मक पूर्णांक होता है, यही क्या होते हैं, हमारी गिनती, या इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको दर्शाते हैं n से। प्राकृत संख्या, या हम इसको काउंटेबल नंबर या गिनती भी कहते हैं। एक से लेकर जो चालू हो रही है तो वो अनंत तक जा रही है, वो हमारी प्राकृत संख्या या गिनती होगी। अगर हम इसमें जीरो को भी ऐड कर लें, जीरो को भी अगर हमने ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं W से। ठीक है, तो ये हमारी इस साइड में क्या हो गया, पूरी की पूरे बिना दशमलव वाले, इनमें दशमलव नहीं है। अब आते हैं हम दशमलव की तरफ। दशमलव में तीन प्रकार की होती है संख्याएं। ठीक है, तीन प्रकार कैसे, जैसे 1.25 ये है जो खत्म हो रहा, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैसे तीन प्रकार के होते हैं। जो खत्म हो रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा लेकिन वही रिपीट होता है, जैसे 1, 2, 5, 2, 5, और इस पर बार लग जाती है तो वो कंटिन्यू चालू रहता है। फिर कुछ ऐसी संख्या आती है जैसे 3.6, 7, 5, 4, 3, 1, 2, और ये ऐसे कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो हम इनको कहते हैं शांत दशमलव, और इनको दोनों को अशांत दशमलव। लेकिन ये अशांत मतलब ये आवर्ती संख्या है, 25-25 बार बार आ रहा है तो ये अशांत आवर्ती है, और ये अशांत अनावर्ती है। और उसको बोलते हैं अनावसानी आवर्ती, इसको बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। और इंग्लिश में कहे तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव खत्म हो रहा, नॉट टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग मतलब संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और ये नॉट न तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिपीटिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को हम P/Q में दर्शा सकते हैं, इसको भी P/Q में दर्शा सकते हैं। तो ये संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और ये जो जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ये होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या मतलब इसको दर्शाते हैं T से, परिमेय संख्या को दर्शाते हैं Q से, और ये Q होता है P/Q। और जो स्मॉल q है, इसके लिए एक शर्त होती है कि स्मॉल q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर में इतनी चीज़ें, ठीक है। रियल नंबर दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, दशमलव वाले और बिना दशमलव। तो बिना दशमलव में पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या भी आ जाती है, और दशमलव वाले में शांत, अशांत, अनावर्ती, अशांत, अनावसानी, अनावर्ती, इस प्रकार के आते हैं। और दशमलव वाले में ही दो प्रकार के परिमेय और अपरिमेय होती है। फिर जो ये q होता है, ये जो परिमेय संख्या है q और z, हालांकि ये z भी क्या है, एक प्रकार से q ही है, परिमेय संख्या ही है, क्योंकि जितनी भी संख्या सबके बटे में हम एक को लिख सकते हैं, तो ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या। तो रियल नंबर को हम दो हिस्से में आराम से बांट सकते हैं। दो हिस्से कौन से होते हैं? एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई तीसरा हिस्सा नहीं होगा। तो ये तो हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर से हमने क्या देखा? हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। तो ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कौन से हो गए? एक तो z हो गया, पॉजिटिव z, निगेटिव z, एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कितने प्रकार के हो गए? एक तो हमारा रियल नंबर है ये, दूसरा z हो जाएगा, फिर q हो जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो हम पढ़ रहे हैं समुच्चयों के उपसमुच्चय। तो इसमें कौन किसका उपसमुच्चय होगा? तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी है ये सब रियल नंबर के ही उपसमुच्चय है। लेकिन सबसे छोटा अगर हम देखें कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या उपसमुच्चय होगी किसकी? पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या में जितने भी नंबर है, इसमें जितने भी नंबर है वो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। अब हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं क्या, कि जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक का है। ये जो पूर्ण संख्या है वो z का है, पूर्णांक के उपसमुच्चय हो गए। और ये जितने भी पूर्णांक है वो सब क्या है? परिमेय संख्या के। ये सब क्या है? परिमेय संख्या के उपसमुच्चय। और ये जो परिमेय संख्या है ये रियल नंबर की उपसमुच्चय हो गई, ठीक है। तो एक प्रकार से हम इसमें एक संबंध ये डायरेक्टली दर्शा सकते हैं क्या, कि n उपसमुच्चय है w का, मतलब नेचुरल नंबर उपसमुच्चय है होल नंबर का, होल नंबर समुच्चय है इंटीजर का, इंटीजर समुच्चय है रेशनल नंबर का, और रेशनल क्या है? r, मतलब रियल नंबर का। तो एक प्रकार से ये हम संबंध इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ रहती है कि जो t होता है वो भी रियल नंबर का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। स्टूडेंट आगे का अगला जो भाग है हमारा वो क्या है? अंतराल r के उपसमुच्चय रूप में। मतलब रियल नंबर जितने भी है उनका जो अंतराल होता है, इंटरवल, मान लो कि 1 और 2 ये हो गया, इनके बीच में कितनी संख्या होगी? तो इसका अंतराल हम रियल नंबर में देखें तो रियल नंबर में बहुत सारी संख्या होती है, जैसे 1 और 2 नहीं, इनके बीच में तो बहुत होंगी, 3 और 4 इसके बीच में बहुत सारी संख्या, मान लो 3.1 लिया और 3.2 लिया, तो इनके बीच भी हमको मालूम है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है अनंत। तो हमको मालूम है कि जब इतने से भाग में बहुत सारी संख्या, तो इसको अगर हम किसी संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें, मान लो ये कि हमारी कोई संख्या रेखा हो गई, इधर -, इधर +,
और इसमें हमको अगर 1 से 2 दर्शाना है तो हम 1 से 2 को कैसे दर्शाएंगे, जैसे 0 है, -1, -2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस प्रकार अगर कोई ऐसा अंतराल आता है, मान लो कि कोई 2 नंबर दे दिए हमको, 1 2 दे दिया, अब इसको अगर हम संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे तो हम इसको इतना सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि हमने 1 से 2 तक के तो लिया, लेकिन कोई बच्चा अगर पूछेगा कि 1 उसमें है या नहीं है, 2 उसमें है या नहीं है, तो उसके लिए क्या किया है, ठीक है, उसके लिए क्या किया है वो बता रहा हूँ। अगर सम्मिलित करना है या नहीं करना है तो उसके लिए हम इस कोष्टक के आधार पर उसको समझ सकते हैं कि कैसे उसको बोला है कि अंतर्विष्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मान लो कोई हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होंगे, ए होंगे और बी होंगे। तो ए और बी मान लिया हमने रियल नंबर, मतलब ए बी क्या है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो और एक संख्या ले ली हमने, वास्तविक संख्या मान लेते हैं, कोई बीच की कहीं की भी होंगी। तो वास्तविक संख्या क्या होंगी, ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। हमने इस प्रकार मान लिया कि ए और बी कोई 2 संख्या थी जो रियल नंबर है, तो वो, और उसमें एक हमको ऐसी संख्या देखना है जो ए से बड़ी हो और बी से छोटी हो। अब हम उसको ये दर्शा सकते हैं कि ए से बड़ी है और बी से छोटी है, मतलब 1 से बड़ी है तो ए तो उसमें नहीं रहेगा, ए से बड़ी है। ठीक है, तो हम उसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं ए और बी। तो ये हमारा एक अंतराल हो गया। किस प्रकार से, मान लिया हमने ए बी कोई संख्या है और वो रियल नंबर से बिलोंग करती है, मतलब ए और बी दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। अब हमने एक छोटी सी और संख्या ले लिया y, एक ऐसा नंबर लिया जो y है, y ए से बड़ा है और बी से छोटा है। दोनों नंबर को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, और इस तरह से दर्शाना मतलब ये क्या कहलाता है, विवृत अंतराल। इसको हम पढ़ते हैं क्या, विवृत अंतराल। विवृत अंतराल का मतलब होता है कि ए और बी उसमें दोनों में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं मतलब अंतर्विष्ट नहीं है। अंतर्विष्ट नहीं है का मतलब अपवर्जित है, कि ए और बी दोनों नहीं है। मान लो कि ए और बी दोनों है, अगर ए और बी दोनों है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए सम्मिलित है और y जो है a से बड़ा भी है, बराबर भी है, b y से छोटा भी है, a जो है y से छोटा भी है और बराबर भी है, और b y से बड़ा है और बराबर भी है। तो जब ये दोनों चीज़ बराबर होती है तो हम इसको बोलते हैं क्या और यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ नहीं है उसके लिए छोटा कोष्टक और जो चीज़ है उसके लिए हम बड़ा कोष्टक लगाते हैं। दोनों चीज़ सम्मिलित है तो हमने बड़ा कोष्टक लगाया, यहाँ दोनों चीज़ सम्मिलित नहीं है तो हमने छोटा कोष्टक लगाया। ठीक है, तो ये अंतर्विष्ट है, इसमें मतलब उसमें है, सम्मिलित है, ए भी सम्मिलित है बराबर है और बी भी सम्मिलित है। तो हम इस प्रकार से इसको ऐसे कोष्टक में तो लिख सकते हैं, मतलब इस प्रकार के रहते हैं। और 2 प्रकार के रहेंगे इसके प्रकार, मतलब सम्मिलित है और नहीं है, 2 प्रकार हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक सम्मिलित है और एक नहीं है। मान लो कि वो किस प्रकार का होगा, y इज इक्वल टू y सच दैट ए को हमने सम्मिलित किया बट b को नहीं किया। a सम्मिलित है लेकिन b नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट में जो सम्मिलित है उसको a लिखेंगे और जो सम्मिलित नहीं है उसके साथ छोटा कोष्टक। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड और फोर्थ भी कंडीशन रहेगी एक, y सच दैट a y। अब हमने इस बार क्या किया, b को सम्मिलित कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, b सम्मिलित हो गया। छोटा कोष्टक का मतलब है वो सम्मिलित नहीं है और बड़ा कोष्टक का मतलब वो सम्मिलित है। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि एक तरफ खुला और एक तरफ बंद, मतलब जो ये विवृत मतलब खुला होता है, ठीक है, और ये अंतर्विष्ट है और इसको हम क्या पढ़ेंगे, संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद अंतराल और विवृत अंतराल मतलब
खुला अंतराल। विवृत का मतलब खुला होता है, जो छोटे कोष्टक लगे मतलब खुला है, और संवृत का मतलब ये होता है बंद। अब कोष्टक लगाने का मतलब छोटे कोष्टक का मतलब होता है कि वो सम्मिलित नहीं है। जैसे ए और बी दोनों में हमने छोटा कोष्टक लगाया, मतलब ए और बी दोनों सम्मिलित नहीं है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, अगर हमने कहा कि छोटा कोष्टक 1 और 6 लिखा, तो 1 से लेकर 6 तक मतलब 1 के आगे जितने भी हैं और 6 के पीछे जितने भी हैं तो ये आएंगे, लेकिन 1 और 6 नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तो 1 और 6 नहीं आ रहा है तो मतलब ये क्या है, एक प्रकार का खुला, कि दोनों नहीं आ रहे, बीच के आ रहे हैं। तो छोटे कोष्टक का मतलब ये होता है। अभी ब्रैकेट में लिखते तो आ जाएगा, जो सम्मिलित है उसके लिए बड़ा ब्रैकेट लगता है, और जो सम्मिलित नहीं रहता है उसके लिए छोटा ब्रैकेट लगता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। उसमें और दो चीज़ें, कि अगर कहीं इन्फाइनाइट आ गया मतलब अनंत आ गया, माइनस अनंत हो गया या प्लस अनंत हो गया, तो माइनस हो या प्लस हो, अनंत के साथ हमेशा छोटा कोष्टक ही लगता है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, या हम ले सकते हैं 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो इन्फाइनाइट मतलब अनंत के साथ हमेशा छोटा कोष्टक लगेगा, लेकिन हम मान लेकर इसके साथ बड़ा लगा दिया, इसके साथ बड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ऋणोत्तर संख्या, मतलब धन वाली संख्या को छोड़कर जितना भी है ये ऋणोत्तर हो गया, और ये पूरी धनात्मक संख्या होंगी। धनात्मक या कह सकते हैं धन संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि 0 भी प्लस में ले लेते हैं। तो हमको ये चीज़ याद रखना है कि जो इनफाइनाइट है ये हमेशा छोटे कोष्टक लगाते हैं, और हाँ कहीं अगर ऐसा लिख के आ गया तो ये क्या है, पूरी की पूरी रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। तो हमारा जो टॉपिक था अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब जो अंतराल आर जो है उपसमुच्चय के रूप में, तो अंतराल कोई भी दो संख्या को हम ऐसे कोष्टक से दर्शाएंगे, चाहे वो कोई भी संख्या हो, और 4 प्रकार से दर्शा सकते हैं। या तो दोनों सम्मिलित नहीं है, दोनों सम्मिलित है, सामने वाला सम्मिलित है, पीछे वाला नहीं है, पीछे वाला सम्मिलित है, सामने वाला नहीं है। इस 4 प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अब ये तो हुई कैसी, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हो गई, ये शेडबिल्टर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। अब हम इसको अगर संख्या रेखा पे दर्शाना चाहें तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए किस प्रकार से रख लेंगे। मान लो कि y लिया हमने क्या, y सच देट -3 और -3 ले लिया, और y लिया, और ये कहाँ तक के ले लिया, मान लो हमने 0 तक ले लिया। ठीक है, सॉरी ये एक चिन्ह छूट गया, -3 y और ये हो गया 0। तो न तो -3 भी सम्मिलित नहीं है और 0 भी सम्मिलित नहीं है, तो हम इसको संख्या रेखा पे इस प्रकार से दर्शाएंगे। कहाँ -3 है तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इस प्रकार अगर हमारी संख्या रेखा है तो हम क्या देखते हैं कि -3 से लेकर हमको 0 तक के तो डार्क कर लेना है। ठीक है, अब खुला जो है विवृत अंतराल, छोटे कोष्टक जिस साइड भी है तो हम उस साइड क्या करते हैं, होल बना देते हैं। होल का मतलब होता है कि वो सम्मिलित नहीं है, खाली होल बना देंगे। ठीक है, तो होल का मतलब होता है कि वो सम्मिलित नहीं है। अब एक एग्जांपल इसका, मान लो हमने एक y लिया और यहाँ क्या ले लिया, -1 y, और ये क्या लेते 3। अब इसमें क्या ले लिया, दोनों के दोनों इक्वल भी है, और ये एक प्रकार का बंद अंतराल हो गया। तो हम क्या देखेंगे कि ये -3 पास में हो गया, -2 -1 0 1 2 3 4, -1 से लेकर हम 3 तक ले रहे हैं। ठीक है, -1 से 3 तक के, तो ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया 3। तो हम -1 से लेकर 3 तक के लाइन को डार्क कर देंगे। अब दोनों चीज़ उसमें सम्मिलित भी है, तो सम्मिलित के लिए हम यहाँ बनाते हैं डॉट। जैसे ऊपर वाले में होल बनाया, यहाँ होल बनाया है, वैसे यहाँ पे डॉट बनाते हैं।
तो डॉट का मतलब होता है कि वो सम्मिलित है और होल का मतलब होता है कि वो सम्मिलित नहीं है। अब ऐसे ही अगर यहाँ का एग्जाम्पल देखें, ठीक है, जैसे इसको सम्मिलित करना है तो एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, -2 से 1। अब -2 को अगर सम्मिलित करना है तो हम उसके सामने बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। अब ये देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, हमको -2 से केवल 1 तक जाना है तो हम वहाँ तक के डार्क कर लेंगे। ये कर लिया हमने यहाँ तक डार्क। अब -2 पे बड़ा ब्रैकेट, मतलब इसको हमको डॉट दिखाना है, और इस पे 0 पे तो हम इसको क्या करेंगे, एक होल बना देंगे यहाँ। और ये संख्या रेखा हमेशा हमको पेंसिल से ही बनाना है। पेंसिल से बनाने का फ़ायदा रहेगा कि हम डॉट और होल अच्छे से बना सकते हैं। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ 0 के आसपास की। अब वो एग्ज़ाम में जैसी आएगी या अपनी एक्सरसाइज में जैसे रहेंगे उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ये केवल समझने के लिए। ये मान लो कि हमने लिया क्या, 0 से 3। अब 3 को इंक्लूड कर लेंगे। अब इसकी संख्या रेखा ये क्या हो जाएगा, 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, हम कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेकर 3 तक के। तो ये हमने 0 से लेकर 3 तक के डार्क कर लिया। अब देखो 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसके पास बन जाएगा होल, और 3 को इंक्लूड कर रहे हैं तो इसके पास बन जाएगा डॉट। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से जितने भी अंतराल रहेंगे हम उनको अंतराल को छोटे कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में, मतलब ये तो हमारी सेड-विल्टर फॉर्म होती है समुच्चय निर्माण का, और ये रोस्टर फॉर्म होती है। साथ में हम उसको संख्या रेखा पे भी दर्शा सकते हैं। तो ये है हमारा अंतराल का एक छोटा सा टॉपिक। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि हमारा जो अंतराल होता है, अंतराल क्या होता है, b माइनस a। जितने भी अंतराल है b में से a को घटाएंगे तो हमको अंतराल ही मिलना है। तो वो अंतराल जितना भी होता है, वो चाहे वो ऐसा हो या इस प्रकार का या इन दो प्रकार के हो, तो इनका जो अंतर होता है वो उसको हम कहते हैं वो संख्या रेखा की लंबाई। अंतराल कितना भी हो, b माइनस a का मतलब होता है कि जितने भी हमने अंतराल लिया है वो इनकी लंबाई कहलाती है, ये चारों की। ठीक है, आप इसमें से जो चाहे उस नोट कर लीजिए। अगली चीज, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब पावर सेट। किसी भी समुच्चय की पावर सेट क्या होती है या घात समुच्चय किसको कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, माना समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को, मतलब समुच्चय ए है उसके जितने भी उपसमुच्चय है उनके सारे संग्रह को, मतलब जितने भी उपसमुच्चय निकलेंगे उनको घात ए का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल परिभाषा है। देखो एक एग्जांपल से, मान लो कि ए में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। तो ए में ए एक समुच्चय है और उसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। तो हम देखते हैं इसके कितने उपसमुच्चय निकलेंगे। तो उपसमुच्चय कितने निकल सकते हैं इसके, एक तो हमारा 5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें से लेंगे तो 1 को निकाल लो, ये भी एक उपसमुच्चय होता है। 2 को निकाल लिया, ये भी एक उपसमुच्चय। और 1 और 2 कोई भी समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2। तो हमने क्या देखा कि एक के 4 उपसमुच्चय निकले हैं, 4 उपसमुच्चय। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं घात समुच्चय। ठीक है, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय के जितने भी संग्रह होंगे, जैसे इसके 1 और 2 के 1, 2, 3, 4 निकले, तो ये इनका जो संग्रह है, समुच्चय ए के उपसमुच्चय का जो ये संग्रह है, इसको कहते हैं घात समुच्चय। ठीक है, और इसमें एक और चीज, मान लो कि हमारे पास अगर ए दिया है, अगर हमको एक सिंपल फार्मूले से पता करना है कि जैसे हमको तो 1 और 2 दिया तो हमने लिख लिया। मान लो कि हमको अगर ऐसे दे दिया कि P एक समुच्चय है और उसमें दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर ऐसी संख्या दे दी तो हम इसमें ऐसा इतने बार बार लिख के तो नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, जैसे n P ऑफ A, मतलब नंबर, कि अगर 1 और 2 है इसमें
तो इसको निकालने का फार्मूला जो होता है वो ये होता है। अब m क्या होता है, तो m क्या होगा, नंबर ऑफ a। नंबर ऑफ a का मतलब होता है m, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे a था, नंबर ऑफ a मतलब a में कितनी संख्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2, लेकिन इसके लिए कितना आ रहा 2, मतलब हम यहाँ पे 2 की घात अगर हम 2 रखें तो बराबर दे रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं b का, b में रखते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अगर नंबर ऑफ b देखें तो नंबर ऑफ b कितने हैं, 3, इसमें 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ p 1 2 3 1 2 4 3 6 7, इसमें 7 एलिमेंट है, 3 छूट गया है, तो इसमें 7 एलिमेंट है। तो m की जगह पे अगर हम इसको रखें, ये सब क्या है, m की जगह क्या है, तो a में कितने निकल गए देख लेते हैं। नंबर ऑफ p ऑफ a, ये कितने निकले 4। नंबर ऑफ 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2, ये क्या हो गया 2 गुणित 2, और यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे 2 गुणित 2 गुणित 2 7 बार करेंगे तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इसलिए एक फार्मूला रहता है, ये फार्मूला कि किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर हो, घात समुच्चय को निकालने का सिंपल फार्मूला, कि अगर a में 1 और 2 है मतलब 2 एलिमेंट है तो इसकी घात समुच्चय कितना होगा, तो 4 होगा। a का कितना निकला 4। अगर 3 है तो 2 की घात 3 कर दो तो 8 निकल जाएगा। अगर 7 है तो 2 की घात 7 कर दो, तो जो भी आएगा वो लिख देना है। तो इस प्रकार से हम सिंपल से इसको याद रख के घात समुच्चय बता सकते हैं। जिस भी एलिमेंट में जो भी समुच्चय होगा उसका अगर हमको घात समुच्चय पूछा तो हम उसका क्या करेंगे, एलिमेंट को नापेंगे और उसको 2 की घात पे रख देंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। मान लो कि एक कोई एलिमेंट है जिसमें a b c और d दे दिया, तो x क्या निकलेगा 2 की घात 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम घात समुच्चय को निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होगा कि मान लो हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़े हैं, रेशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा। अगर हम इन सब को देखें तो ये कहाँ से निकले हैं, ये सब के सब रियल नंबर से हैं। जितने भी हम नंबर पढ़ रहे हैं तो वो सब क्या है, रियल नंबर है। नेचुरल नंबर हम 0 से देखते हैं, ये नेचुरल नंबर 1 से देखते हैं, 0 से देख रहे हैं, ये इसमें माइनस भी है, प्लस है, 0 है, इसमें p/q आता है और इसमें ठीक है पाई आता है या रूट वाले आते हैं। ये सारे नंबर रियल नंबर है और रियल नंबर क्या होता है, इन सब के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब सीधी सी बात यह है कि सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सारे अवयव होंगे। हम जिस भी समुच्चय को पढ़ रहे हैं, हम जितने भी समुच्चय को पढ़ेंगे वो सब सार्वत्रिक समुच्चय में से ही निकले होंगे, ठीक है। जैसे हम नेचुरल नंबर को पढ़ते हैं, होल नंबर, इंटीजर, तो ये सब क्या है, रियल नंबर के हैं। तो रियल नंबर क्या होगा, इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। ये जितने भी नंबर है सब रियल नंबर से निकले हैं, तो रियल नंबर इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। एक और एग्जांपल, मान लो कि U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी ले लिया। अब U एक हमने सेट लिया, इसमें इतने सारे अवयव हैं। A लिया हमने, क्या लिया 1 2 3 4 5। अब B लिया क्या 2 4 6 8 10। C लिया 1 3 5 7 9। D लिया 6 8 7 9 10। तो ऐसे हम जितने भी लिखते जाएंगे तो हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जितने भी सेट है इनमें जितने भी अवयव है वो सबके सब U के अवयव है। तो इस प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि A तो उपसमुच्चय है U का, B भी उपसमुच्चय है, C भी उपसमुच्चय है, D भी उपसमुच्चय है। तो सब उपसमुच्चय ही है, लेकिन इन सब के लिए ये क्या कहलाता है, एक
यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट निकाले हमने वो सब यू में से ही लिखे गए हैं। तो यू क्या कहलाएगा, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट, मतलब एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, 1.3 ये जितना भी था ये सब 1.3 का इंट्रो पार्ट था, जिसमें 1.8 तक सार्वत्रिक समुच्चय तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आपको जब भी टाइम मिलता है आप कुछ ना कुछ बोर्ड पर रहता है तो उसको नोट कर लिया करो।